अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि इस बार इस बैच में 33 स्टूडेंट ने होमवर्क करके भेजा है और एक ही क्लास के बाद। आज से हम जो शुरू करेंगे वो एक प्रॉपर सिलेबस शुरू करेंगे। और जो सिलेबस शुरू करेंगे वो सिलेबस ये है, यहाँ से सारे लोग उसको ले सकते हैं या मैं इसमें ग्रुप के अंदर यहाँ पर मैं उसको लिंक दे देता हूँ। ये पूरा सिलेबस है जो इंशाल्लाह फॉलो किया जाएगा 3 महीने के अंदर। इसको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। यहीं से हम सवालात करेंगे सारे। जो क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे यहीं से करेंगे, कुछ होमवर्क भी देंगे तो इसी सिलेबस में से रहेगा। ये जो पार्ट था ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ तक का डिस्कशन हो चुका है। और ये जो कौन इनहेरिटर्स होगा, किसके कितने शेयर्स होंगे, इसके बारे में हमने आपको जो बुक्स है मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या इस्लामी कानून वरासत, उसके अंदर ये सारे शेयर्स दे रखे हैं जो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आते रहेंगे। हाँ, उसमें एक नहीं है ये वाला, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ दो रूल दिए गए थे जिसको उमरियतैन या गर्रावीन के नाम से जानते हैं। उसका डिस्कशन इंशाल्लाह तकरीबन 1 डेढ़ महीने के बाद होगा। आज से जो हम शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन 120 क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो 13 या 14 लेक्चर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए वो भी यहीं से दिया जाएगा। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से, ताकि एक फाउंडेशन तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि तकसीम मिरास जो की जाएगी वो सबसे पहले उसमें 3 एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे। एक एक्सपेंस जो होगा वो होगा जो कि कफन दफन से मुताल्लिक होगा। दूसरा कर्ज से मुताल्लिक होगा। इन दोनों की अमाउंट्स को जोड़ने के बाद जो बचेगा उसमें विल अप्लाई की जाएगी। विल मैक्सिमम 1/3 हो सकती है जो वारिसी ने उनके लिए नहीं कर सकते हैं। तीनों एक्सपेंस निकालने के बाद कफन दफन, अगर कर्ज है तो कर्ज और विल किया है तो विल, इन तीनों के एक्सपेंस निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो वारिसों में तकसीम होगा, जिसका डिस्कशन पहली वीडियो में हो चुका है। अब अमाउंट कुछ भी हो, हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि मरने वाले की जो भी प्रॉपर्टी बची है, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, वो चाहे लॉजिकल हो या फिजिकल हो, तो वो उसके कितने हिस्से किए जाएं। और जो अमाउंट इनहेरिटेंस अमाउंट निकलता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका बता दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है। मरने वाले ने अपने पीछे अपने एक बेटे और एक बेटी को छोड़ा हुआ है। तो इसका जो डिस्कशन है वो कहाँ पर है? सूरा निसा की, सूरा निसा आयत नंबर 4, सूरा नंबर 4 और आयत करीमा 11 के अंदर डिस्कशन है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के अंदर हर बेटे का जो हिस्सा है, तो यहाँ पर केवल सन है और एक ही सन है और एक ही डॉटर है और कोई नहीं है। तो एक सन और एक डॉटर। तो बेटे के जो हिस्से हैं वो 2 शेयर हैं, इसके 2 शेयर होंगे। और जो बेटी है उसका क्या होगा? 1 शेयर होगा। तो टोटल जो शेयर हो गए, यानी जिसको आप ये कह सकते हो कि जो रेशियो है वो S:D यानी 2:1 है। और 2+1 ये एडिशन ऑफ रेशियो हो गया। यानी टोटल प्रॉपर्टी के जो भी शख्स मरा है, वो फादर की डेथ के बाद भी बेटा बेटी बच सकते हैं और मदर की डेथ के बाद भी बेटा बेटी बच सकते हैं।
तो जो भी बचे हैं लोग, उसमें एक बेटा और एक बेटी है। तो पूरी प्रॉपर्टी के तीन हिस्से किए जाएंगे। सपोज कर लीजिए कि जो इनहेरिटेंस जो अमाउंट था, फॉर एग्जांपल वो 3 लाख था। इनहेरिटेंस अमाउंट अगर 3 लाख था, तो इस को हम 3 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे? इस तीन से यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख का, 1 लाख का एक शेयर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 जो लाख हैं वो किसको चले जाएंगे? बहन को चले जाएंगे। और डॉटर को 1 लाख रुपए चला जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? समझ ना आया हो तो बताइए, क्योंकि आप लोगों ने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल दो ही अफराद मौजूद हैं, एक बेटा और एक बेटी। जितने भी बेटे होंगे हर बेटे के दो हिस्से होंगे, जितनी भी बेटियां होंगी हर बेटी का एक हिस्सा होगा। इसमें कुछ लोगों ने सवालों में गलती की है जो होमवर्क करके भेजा है। तो उसी की क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं कि एक सवाल और यहाँ पे ले लेते हैं। इसी के अंदर अभी आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता कि जो सन है वो 3 सन हो जाते। यहाँ पे अगर 3 सन्स हो जाते और 2 डॉटर्स हो जाती, 3 सन और 2 डॉटर्स हो जाती, तो पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से बनते, कोई बताएगा? 8। 8 हिस्से बनते हैं। 8 हिस्से बनते, क्योंकि यहाँ जो 3 सन्स हैं इनका 3 × 2 यानी 6 हिस्से हो गए, और 2 बेटियां हैं तो हर बेटी का जो है आपके पास एक हिस्सा है, तो ये 8 हिस्से बनते, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 8 डिवीजन किए जाते, वॉट एवर जो भी अमाउंट होगा। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चंस रहे व्हाट्सएप पे जो इंटरेक्शन हुआ कि सर वो जो आंसर आ रहा है कहीं पर 12 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो वो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि हम जो कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो हम केवल 2 फिगर तक या 3 फिगर तक ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे 8-10 फिगर भी आ रही हैं। और कंप्लीट फिगर रखते तो फिर ये कॉलम ना आती। तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट अगर हम ऐसा ले लें समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में अगर हमारे पास 8 लाख रुपए होते और 3 बेटे होते और 2 बेटियां होती, तो यहां से हम इसको 8 से डिवाइड कर देते। एक शेयर 1 लाख रुपए का आया था, हर बेटे को 2 लाख चले जाते, हर बेटी को 1 लाख चला जाता। तो वो फ्रैक्शंस में थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी को कम दे दीजिए, किसी को ज्यादा दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतना। तो ये यहाँ पर पहला सवाल ये हल हो गया। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तकरीबन हम 8-10 सवाल हर क्लास में किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेटा है, 5 बेटियां हैं और एक ब्रदर है। जब तक ब्रदर में ये नहीं लिखा हुआ कि वो मैटरनल है या पैटर्नल है, उसको हम रियली मानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट देखते हैं तो तरीका हमने पीछे बता दिया गया था इन डेप्थ। यहाँ पर एक सन है, तो सन और डॉटर जब कभी भी को एग्जिस्ट करते हैं, 1 सन और यहाँ पे 5 डॉटर्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं? बुक आपके पास ओपन होनी चाहिए, चाहे उसको आप प्रिंट आउट लेके रखें कि किस कैटेगरी में आता है। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा, जो हमने एक स्क्वायर की शक्ल में डिजाइन किया है। तो वो प्रिंट आउट करके रख लेंगे कलरफुल करके, तो फिर देखते ही आप पता लगा देंगे कौन किस कैटेगरी में आता है। इंशाल्लाह वो आज भेजता हूँ मैं, आज रात में। तो एक सन है और 5 डॉटर्स है, इनकी क्या कैटेगरी हुई, कोई बताएगा? सन और डॉटर जब एग्जिस्ट करते हैं। असबाबी गैरी अच्छा, रेसिड्यूरी। ये रेसिडुअरी कहलाएंगे, ठीक है। रेसिडुअरी में इसका नाम है एबीजी। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, बिना जाए हुए टर्मिनोलॉजी में ना भी जाएं तब भी सॉल्यूशन ऐसे ही होना है, तो टर्मिनोलॉजी में हैंगअप ना हो। इसको याद रखें कि सन एंड डॉटर जब कभी भी एग्जिस्ट करेंगे वो रेसिडुअरी होंगे, रेसिडुअरी में उसका नाम एबीजी होगा। बाकी बहुत सारी उर्दू किताबें जहाँ पे तफसील मिल जाएगी ऐसा क्यों कहा गया। ये एबीजी कहलाएगा। और जो दूसरा जो ब्रॉदर है, जो कि जिसको ब्रॉदर बोला गया है, वो रियल ब्रॉदर ही है हमारे अकॉर्डिंग, जब तक कि मेंशन ना हो, ये रियल ब्रॉदर है। तो जो ब्रॉदर है उसकी कैटेगरी कौन सी होगी? तो आप जब उसमें जाते हैं, जो बुक है, उस बुक में मैं एक मिनट बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग शायद नई भी ऐड हुए हैं आज, तो आज भी कुछ लोग ऐड हुए हैं, पूरे हफ्ते में कुछ को ऐड किया गया है। इस बुक को पेज नंबर पे चले जाइए, पेज नंबर आई थिंक 2 होगा, जिसमें आसबा बी नफसी की लिस्ट होगी। जब कभी भी मेल एयर्स मौजूद हो,
और वो अकेला मौजूद है तो उसकी कुछ कैटेगरी दे रखी है। तो यहाँ पर अ, असबा बिनफसी, इसको एबीएन के नाम से याद कर लें। तो यहाँ पे हम देखें एबीएन के अंदर बेटा, पोता, पड़पोता, सन, ग्रांड, ग्रेट ग्रैंडसन है। फिर दूसरी कैटेगरी में फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर है। तीसरी कैटेगरी में रियल ब्रदर है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अभी हम देखते हैं तो उसमें सन मौजूद है और उसमें ब्रदर भी मौजूद है। तो सन की जो कैटेगरी यहाँ पर आती है, वो कैटेगरी जो आ रही है उसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि ए का मतलब असबा हो गया, सी का वन मतलब वो C1 कैटेगरी के अंदर हो गया। और जो ब्रदर है वो असबा तो है लेकिन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? C3 में आ रहा है। यानी वी हैव दी थ्री कैटेगरी, C1, C2, C3 एंड C4। तो जो क्लोजेस्ट है, अगर C1 भी मौजूद है और C2 भी मौजूद है तो C2 को नहीं जाएगा। अगर C1 और C4 मौजूद है तब भी C4 को नहीं जाएगा। C3 C4 मौजूद है, C3 को जाएगा, C4 को नहीं जाएगा। यानी जो C1 है वो नीचे वाले को सबको कैंसिल कर देगा, C2 अपने से नीचे वालों को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर जो रियल ब्रदर है इसकी कैटेगरी जो आती है, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगी। इस तरीके से बाकी भी आप लोगों ने याद कर लिया, ये एबीएन हो गया। एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जो एबीजी जो कैटेगरी यहाँ पर मौजूद है, उस एबीजी के अंदर जो बेटा और बेटी यहाँ पर आ रहे हैं, जनरली अगर बेटी अकेली होती है तो उसकी कैटेगरी कौन सी होती है? बेटी अगर अकेली हो तो कौन सी कैटेगरी में आती है? अगर डॉटर अकेली है तो ZF। जेडएफ के अंदर आती है, प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है, जिबल फूज के अंदर आती है, वो जेडएफ के अंदर आती है। लेकिन अगर डॉटर सन के साथ में हो जाए तो ये डॉटर जो है फिर जेडएफ से निकल जाती है और ये किस में चली जाती है? रेसिडुअरी में चली जाती है। ड्यू टू सन, ड्यू टू सन वो रेसिडुअरी में चली जाती है। फिर इसको अकेले नहीं मिलेगा, सन के साथ में मिलेगा, फिर 2:1 के रेशियो में जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई प्राइमरी ईयर्स है क्या इसके अंदर? इसके अंदर कोई प्राइमरी ईयर्स है, कोई नहीं। जेडएफ नहीं है। तो रूल ये है कि सबसे पहले आते हैं जेडएफ, फिर जो आते हैं वो आपके पास असबा आते हैं। अब असबा के अंदर असबा बी नफसी भी है, असबा बी गैरी भी है और असबा मा गैरी भी है। ये भी आप पढ़ेंगे। एबीएन के अंदर केवल मेल है, केवल मेल है। एबीजी के अंदर मेल एंड फीमेल हैं और एजीएम के अंदर फीमेल एंड फीमेल है, केवल फीमेल ही है आपके पास। वो एजीएम का भी आज कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, देखेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी कैटेगरी में आपके पास ये आते हैं असबात। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो जबिल आराम की होती है। तो सबसे पहले इनको दिया जाता है, इनको बांटने के बाद अगर बच जाता है तो यहाँ पर असबात को जाता है। और इनका रियर चांस है, इनको तब मिल पाता है जब ये एग्जिस्ट ना करते हो। तो जनरली 99% यहीं जाके प्रॉपर्टी कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पे कोई जेड तो है नहीं। अब बचते हैं केवल असबात, सेकेंडरी ईयर्स बचते हैं। अब सेकेंडरी ईयर्स में देखना है कि मरने वाले के क्लोज कौन है। अब चाहे इसके अंदर किसी की भी डेथ हुई है, चाहे मदर की डेथ हुई हो या फादर की डेथ हुई हो, बहरहाल इतने लोग बचे हैं। तो इसके अंदर जो डिसीड्स पर्सन है उसका क्लोजेस्ट कौन है? बेटा ज्यादा क्लोजेस्ट है या रियल ब्रदर ज्यादा क्लोजेस्ट है? हु इज द नियरेस्ट? सन। बेटा, जो सन है वो नियरेस्ट है, ये उससे दूर है। तो रियल ब्रदर को कोई शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये हट मिट जाएगा। नो शेयर, कोई हिस्सा नहीं है, ये लिखना जरूरी है कमेंट। नो शेयर ड्यू टू सन, सन की वजह से इसको कोई हिस्सा नहीं जा रहा है। यानी ये बड़ा आसान सवाल हो गया। यानी
इसके अंदर जो सन है उसके कितने शेयर है? दो। और बेटी का कितना शेयर है हर एक का? एक। तो पूरे कितने बनेंगे सारे जाके? 5 ऊपर दो हैं, नीचे फाइव ही हो गए, टोटल कितने हो गए? 7 सेवन शेयर। यानी जो भी प्रॉपर्टी है वो चाहे पैसों की शक्ल में हो या खेती की जो फार्मिंग लैंड है उसकी शक्ल में हो, तो वो हम चाहे स्क्वायर मीटर में हो यार्ड में हो वो 7 से डिवाइड कर देंगे, हर एक को उतना चला जाएगा। अब 7 बीघा अगर जगह थी किसी की, 7 बीघा या 7 एकड़ जगह थी, तो 2 एकड़ इसको चला जाएगा और एक एक एकड़ जो है हर एक बेटी को चली जाएगी। इसी सवाल में समझ लीजिए एक क्वेश्चन और, कि अगर यहां पर अभी सन ना होता, इस सवाल में अगर सन ना होता, तो जो 5 डॉटर्स हैं वो क्या बनती, उनकी कैटेगरी क्या होती? ZF ZF। अगर सन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये ZF होती। तो कुरान करीम के अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है, जब कभी भी 2 से ज्यादा बेटियां मौजूद हों तो इनका हिस्सा कितना होता है? 2 और मोर। 2 और मोर, अगर डॉटर्स मौजूद हैं तो उनका जो शेयर्स है कुरान करीम में वो कितना है? 2/3। 2/3 तो इन 5 बेटियों को कितना चला जाता? 2/3 चला जाता। अब रेसिड्यूअरी में कौन आता? रियल ब्रदर आता, क्योंकि और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता सवाल के अंदर। अगर ऐसा होता, सन इज नॉट नॉट एग्जिस्ट, ओनली डॉटर इज एग्जिस्ट, 5 डॉटर्स को 2/3 जाता और रेसिड्यू जो बचता वो किसको जाता? रियल ब्रदर को चला जाता। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह सवाल करेंगे, अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि ताकि टर्मोलॉजी को समझ में आ सके। ये दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल के अकॉर्डिंग ये हल है। तीसरा क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा सुकून से करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर आ गए हैं। उसी पैटर्न्स पे करते हैं जो पैटर्न हमने अप्लाई किया था। स्टेप नंबर 1 में जो लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स है और उनके शेयर्स हैं, तो लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स में फादर मौजूद है, डॉटर मौजूद है, वाइफ मौजूद है। बुक सबके पास है, सबने किताब पढ़ ली होगी काफ़ी, तकरीबन 1 महीने से मैं प्रॉपर सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर वालिद साहब को 3 तरीके के शेयर जाते हैं। तो वालिद साहब को कितना शेयर यहाँ पे मिलेगा और कौन सी कैटेगरी में आएंगे? Civil Road 1/6। ZF तो वालिद साहब हैं ही हैं, क्या उनको कुछ और भी मिलेगा इस केस के अंदर? R प्लस R। उनको R भी मिलेगा ZF के साथ में। तो ZF का तो 1/6 वालिद साहब को मिल जाएगा। और अगर औलाद में फीमेल मौजूद है, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो वालिद साहब को R भी जाएगा, बट R कंपलसरी नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, बचेगा तो मिलेगा। तो वालिद साहब की 2 कैटेगरी हैं, एक वो असबा बी नफसी ही भी हैं, अभी जो बुक दिखाया था, वालिद साहब असबा बी नफसी भी हैं, वालिद साहब ABN के अंदर भी आते हैं। ये कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी के लोग नहीं हैं, सेकंड कैटेगरी में वालिद साहब हैं। तो वालिद साहब को असबा के तौर पे भी मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इन केस ऑफ द फादर के केस में वहाँ पे ZF भी हैं और असबा भी हैं, तो उनके 1/6 तो जाने ही जाने हैं और R भी जाना है। डॉटर एक है, सिंगल डॉटर है, अगर एक ही डॉटर हो तो उसका शेयर सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर ही कितना है? 1/2 है। 1/2। और ये ZF है, जबिल फरोज है। वाइफ की दूसरी कैटेगरी होती नहीं है, डॉटर की दूसरी कैटेगरी होती है, यानी वो ABG के अंदर भी चली जाएगी और ZF भी रहेगी, लेकिन वाइफ हमेशा ZF ही रहती है। वाइफ के बारे में कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर वलकुम निस्फु मा तराका से शुरू होती है, उसके अंदर मेंशन है 412 में, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा कितना और औलाद की मौजूदगी में कितना हिस्सा, 2 ही तरीके से जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लेकर आते हैं तो वाइफ को कितना हिस्सा जाना चाहिए, देख के बताइए यहाँ से।
वन आंसर एट 1/8. जाना चाहिए। तो ये किताब आपके पास रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसको 1/8 जाना चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू सर एक question है। जी बोलें। सर कुछ सर पूछ। क्वेश्चन ये है कि अगर बेटी उसमें आती है ZF में, तो वो ABG में कैसे जाएगी? भाई वो तो कैसे? ऑलरेडी ZF में है ना। जेडएफ में तो एबी जेडएफ में। ABG तो तब बनता है ना जब उसके साथ उसका भाई होता है। हाँ तो भाई होता तो भाई नहीं है ना यहाँ पे डॉटर के साथ में। डॉटर के साथ जी। का भाई जो होगा बेटा ही होगा ना मरने वाले का। मरने वाले का बेटा बेटी साथ होंगे तभी एबीजी बनेगी जाके। वो सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के अंदर बेटा बेटी के बारे में ही डिस्कशन है। जब वो को एग्जिस्ट करेंगे तो हर बेटे का हम्म। 2 हिस्सा, हर बेटी का 1 हिस्सा। तो जब कभी भी आपके पास बेटा साथ में आ जाएगा, बेटा जो है बेसिकली अकेला जब होता है वो असबाबी नफसी होता है। बेटी जेडएफ होती है। जब बेटा बेटी एक साथ बन जाते हैं तो बेटी चली जाती है एबीजी के अंदर, वो रेसिडोरी बन जाती है, फिर उसको अकेले नहीं मिलेगा, भाई के साथ में मिलेगा हिस्सा। यहाँ पे नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि अब अकेली लड़की है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अकेली में तो जेडएफ वो जेडएफ ही है ना, फिर जबील फरूज ही है ना। फिर ABG में नहीं जाएगी ना वो। नहीं एबीजी नहीं होगी, कहाँ लिखा है एबीजी इसको? जी सर, मुझे लगा जैसे आपने कहा है कि वो ABG में जाएगी, मैंने इसीलिए पूछा। एबीजी में नहीं जाएगी। एबीजी में तब जाएगी जब उसके साथ में आपके पास सन मौजूद होगा, यानी इसका भाई मौजूद होगा। मरने वाले का बेटा भी हो और बेटी भी हो, तो बेटे के साथ में जब बेटी होगी तब एबीजी जाए बनेगी जाके, तब रेसिडरी बनेगी। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ टोटल शेयर ऑफ जेडएफ प्राइमरी एज। तो इसमें फादर भी जबिल फरूज में आते हैं एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, डॉटर भी जेडएफ में आती है, और वाइफ भी जेडएफ में आती है। तो इसका हिस्सा 1/6 है, इसका हिस्सा 1/2 है, वाइफ का 1/8 है। एल्शियम कितना आएगा कोई बताएगा? 8 सर। 8. हम्म। 8 छः 8 से आएगा सर। 24. 6 से कट जाएगा 8। 24 आएगा ना। 8 कैसे आ जाएगा? देखिए 24. जिन लोगों को नहीं आता है वो यहाँ पे तरीका सीख लें। यहाँ पे जितने भी ये नंबर दे रखे हैं सबको टेबल तो आती होगी, 2 से लेके 10 तक की टेबल आती हो, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसको 2 से काटना शुरू करें, डिवाइड करना शुरू करें। ये 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से 2 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है। 2 से 8 को कट करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 4 8, या 2 चौका 8, 4 बार जाएगा। अब क्या ये कट सकता है किसी से? अब केवल 3 से ही डिवाइड हो सकता है, 3 3 से हो जाएगा। ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 4 डिवाइड नहीं हो सकता है। 4 से करेंगे तो ये 1 डिवाइड नहीं होगा आपके पास, ये 4 ऐसे आ जाएगा। अब ये जो नंबर हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए। 2 की गुणा 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई ये 6 हो जाएगा, और इसकी 4 से करेंगे ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। मेरी जो किताब है सिराजी से पहले रियाजी, उसके जिन लोगों का एल्शियम निकालना नहीं आता है वो क्या करें कि यहाँ चले जाएं और इसमें चैनल में चले जाएं, और उस चैनल के अंदर 10 वीडियो हैं कैसे हम यूज़ करेंगे उसको। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सिराजी से पहले रियाजी, ये रहा। 11 वीडियोस हैं। इन 11 वीडियोस के अंदर कैसे एल्शियम निकाला जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, यहाँ से जाके आप उसको ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इसका लिंक जो है शेयर कर देता हूँ। ये मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है जिनको वो नहीं आता है।
तो यहाँ पे 24 इसका एल्शियम आ जाएगा। इस 6 से 24 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 2 से 24 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना हो गया टोटल, 19। 19/24, यानी अभी बच गया। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी, चूंकि वालिद साहब केवल ए बी एन ही है, असबा बी नफसी है, तो ए स्टेप में जो शेयर बचा है, शेयर लेफ्ट फॉर फादर, फादर के लिए जो शेयर बचा है आर, हमेशा तर्का जो होगा एक होगा, उसमें से इसको आप माइनस करेंगे 19/24 को। ये जो नीचे जो नंबर है 24 यहीं पर आ जाएगा। भाई मैं इसलिए स्लो स्लो सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये भी लेना नहीं आता कैसे आना चाहिए, तो बाकी लोग बोर ना हो प्लीज। तो ये 24 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो यहाँ पर 24 है यही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो 19 है ये इसी तरीके से पैटर्न रहेगा, जब कभी भी एक में से माइनस करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जो ऊपर जो नंबर है ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना बचा यहाँ से, 5. ये Public 5 बच गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुरान करीम में तो वालिद साहब का शेयर कितना था, 1/6 था बस। लेकिन अहादीस मुबारक से पता लगा कि भाई जबिल फ्रूज को देने के बाद जो बचता है वो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को जाएगा। क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव यहाँ पे वालिद साहब ही हैं, तो अब उनको आर और जा रहा है। तो अब टोटल शेयर ऑफ वालिद साहब कितना हो गया, तो टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो गया, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। टोटल शेयर ऑफ जो फादर है, फादर को दो शेयर जा रहे हैं, एक तो जेड एफ जा रहा है और एक आर जा रहा है। तो जेड एफ की वैल्यू कितनी जा रही है, 1/6, और आर कितना जा रहा है, ये वाला वैल्यू आ गई, आर वाली वैल्यू 5/24। अब इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, यहाँ कोई ऐसा नंबर चाहिए होता है जो सारे नंबरों से कट जाए, तो यहाँ पर फिर 24 ही आएगा। देंगे तो 6 से इसको करेंगे ये 4 आ जाएगा। 4. यहाँ पर चूंकि 24 है तो इसकी और ये भी 24 है, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा। यानी वालिद साहब का जो शेयर हो गया वो 9/24 हो गया। तो अब जो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे उस फाइनल कैलकुलेशन में हमें क्या करना है कि वालिद साहब की वैल्यू 1/6 नहीं रखनी है, 9/24 रखनी है। तो फोर्थ स्टेप में आ जाइए। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो टोटल शेयर में वालिद साहब थे, और वालिद साहब के साथ में जो है बेटी और वाइफ है। तो ये शेयर कितना हो गया, 9/24। बेटी का कितना हो गया, 1/2। वाइफ का कितना है, 1/8। एल्शियम 24 ही रहेगा, ये 9 ही आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और ये 8 या 24 हो जाएगा। तो 12 3 15, और ये जो हो गया 24/24 हो गया। तो एक तरीके से तो उलमा इकराम ये निकालते हैं कि भाई जो शख्स मरा है उसकी पूरा जो तरका है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। टोटल जो डिवीजन होंगे कितने होंगे, 24 होंगे। यानी टोटल जो तरका है वो उस तरके के टोटल जो डिवीजन होने हैं वो 24 होने हैं। 24 में से कितने हिस्से जाने हैं, फादर को कितने हिस्से जाने हैं, 9 हिस्से जाने हैं। 24 हिस्से में से 12 हिस्से बेटी को जाने हैं। 24 हिस्से में से 8 हिस्से, 3 हिस्से आ, इसको जाने हैं, वाइफ को जाने हैं। एक तरीका तो ये है। कुछ स्कॉलर्स ऐसे करते हैं कि भाई परसेंटेज में निकालते हैं। परसेंटेज में अनपढ़ आदमी को समझ नहीं आता, जो बिल्कुल अनपढ़ है बेचारा, उसको ये पता है कि भाई इतने हिस्से हो गए, इतने हिस्से इसको दे दिए, इतने इसको दे दिए, उसको समझ में आता है। परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं तो आप आगे करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसीड करने की, आप यहीं से ही परसेंटेज को ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फादर का जो शेयर बन रहा है कितना बन रहा है, 19/24 बन रहा है।
डॉटर का शेयर कितना बन रहा है, 1/2 बन रहा है। वाइफ का कितना बन रहा है, ये 1/8 बन रहा है। तो ये कितना हो गया, 50% हो गया पूरी प्रॉपर्टी का। 1/8 कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और जो 9/24 है वो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं। तो 9/24 जो हो गया वो कितना हो गया, 37.5% हो गया। तो इन सबको अगर आप जोड़ लें कि 37.5% हो गया प्लस 50% हो गया प्लस 12.5% हो गया, तो हम देखते हैं कि ये आपके पास 100% आ गया। तो इन केस ऑफ द परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। और जो शेयर था, जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि 40,000 रुपये बचे हैं। फर्ज कर लीजिए कि इसी सवाल में ऐसा होता कि 40,000 का अमाउंट बचा होता। इसी सवाल में ऐसा होता कि इनहेरिटेंस जो अमाउंट होता फॉर एग्जाम्पल 40,000 होता, तो 40,000 में से किसको कितना जाता, तो हम उसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। हम उसको इस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। या जो 40,000 रुपये है फादर को अगर जाना है, तो 40,000 है उसका 9/24 कर दें। बेटी का जो है 40,000 ये कर दें। वाइफ का जो है 40,000 और 1/8 कर दें। तो इस तरीके से भी मल्टीपल तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टूडेंट ने जो है इस तरीके से भी किया। अब आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बट बिल्कुल चूंकि इस्लाम में जो भी चीज़ बताई गई है बड़ी आसानी के साथ में बताई गई है, परसेंटेज में होती तो अक्सर लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता। तो वहाँ पे हिस्से करके बता दिया गया कि कैसे उसको हिस्से निकाला जाए। वो अलग बात है, फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स में दे रखा है, तो उसमें अभी है कोई छठा हिस्सा है या आठवां हिस्सा, इस तरीके से उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इस सवाल में किसी को कोई उलझन तो नहीं है जो डिस्कशन किया गया? क्लियर है ये वाला सवाल, सवाल नंबर 3? यस। ठीक। होमवर्क यस सर। इंशाल्लाह, होमवर्क भी इंशाल्लाह आपको देंगे। पहले कुछ सवाल करा दें। यहाँ पे आपकी हेल्प कर देते हैं और ये एज ए होमवर्क दे देते हैं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है होमवर्क है। बेटा और बेटी को आपको मालूम है कौन सी कैटेगरी है, एबीजी के अंदर चलेगी। एक ही बेटा है, दो इसके इसके हिस्से होंगे, एक हिस्सा इसका, दो हिस्से इसके होंगे, एक हिस्सा किसका होगा, बेटी का होगा। औलाद की मौजूदगी में, औलाद की गैर मौजूदगी में दो तरीके से शौहर को हिस्सा जाता है। तो शौहर को जो हिस्से जाते हैं वो फिर आप इस हर बार बुक को फॉलो कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, याद हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पे इस बुक को सामने रखेंगे तो आपको आसानी होगी कि शौहर का कितना हिस्सा लिखना चाहिए। औलाद मौजूद है, 1/4। वन सर फोर 1/4 है। 1/4 हो गया। तो यहाँ पर बाकी प्रोसीजर आप करेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे हिंट दे दिया गया है कि शौहर का हिस्सा जो है 1/4 है। अब जो बाकी बचेगा वो बेटा और बेटी में तकसीम होगा। तो टोटल कितने हिस्से होंगे और हर एक को कितना जाएगा। अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है करने की, वो तरीका बता दिया गया है। जब अमाउंट हम देंगे तो अमाउंट लेना। जस्ट हमें अब ये चाहिए कि भाई कितने हिस्से बनेंगे। आप उसको एक तो परसेंटेज में कैलकुलेट करके दिखाएंगे सारे स्टूडेंट, और दूसरा ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि भाई टोटल हिस्से कितने बन रहे हैं और कितने हिस्से किसको जा रहे हैं। इन दो चीज़ों पे फोकस होना है, टोटल हिस्से कितने बन रहे हैं और कितने किसको जा रहे हैं। और परसेंटेज पर निकाल दें, क्योंकि परसेंटेज पे भी कुछ स्कॉलर्स परसेंटेज पे काम करते हैं, कुछ इस पे काम कर रहे होते हैं। जो पुराना जो मेथड है मदारिस वाला, वो परसेंटेज पर नहीं है। वो अक्सर और बेशतर जो है इतना है कि इतने अदद बनेंगे और इतने इतने सबको चले जाएंगे। कुछ जो उलमा इकराम हैं जो कि मदारिस से ही फारिग हैं, कॉलेज से ही फारिग हैं, तो वो परसेंटेज के ऊपर फतवे दे रहे होते हैं। दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप अब होमवर्क करेंगे घर से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग होमवर्क करेंगे। सेम ही पैटर्न के ऊपर है। वहां पे एक बेटा था, यहां पर दो बेटे हो गए। यानी 1/4 इसको देने के बाद जो रेसिड्यू बचेगा वो इन लोगों में तकसीम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है।
होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ आपको। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, शायद क्लास पसंद नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेप नंबर 1 में अभी 20 मिनट और बाकी है क्लास खत्म होने में, कुछ क्वेश्चन और हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 1 में मदर, माँ मौजूद है, फादर मौजूद है, वाइफ मौजूद है और 2 रियल ब्रदर मौजूद है। औलाद नहीं है। मदर का शेयर कितना होगा और मदर की कैटेगरी क्या होगी? 1/3 सर। 1/4 वन sorry सिक्स 1/6। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि माँ 1/6 माँ का हिस्सा 1/3 होना चाहिए। कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है 1/6 होना चाहिए। सर 1/6 तो तब है ना जब औलाद होगी। हाँ, वन बाई डिस्कशन थ्री इधर औलाद। कर रहे हैं डिस्कशन, थोड़ा सबर करें। जी। पहली चीज तो ये, माँ की कैटेगरी क्या है? ZF। ZF ZF। एक ही कैटेगरी रहती है, नहीं बदलती है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 अगर पढ़ते हैं तो उसमें पहले तो ये कहा गया कि बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। फिर ये कहा गया कि अगर किसी की एक ही बेटी है तो उसका आधा हिस्सा है। फिर कहा गया अगर 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो इसका हिस्सा 2/3 है। फिर ये कहा गया कि अगर मरने वाले की औलाद हो तो वालिद का भी 1/6 है और वालिदा का भी 1/6 है। फिर ये कहा गया कि अगर औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/3 है। तो हमें लगता है कि 1/3 होना चाहिए। लेकिन उसी आयत में आगे कहा गया कि अगर मरने वाले के भाई और बहन हो, जमा है वहां पे, 2 या 2 से ज्यादा, तो माँ का हिस्सा 1/6 से हटकर कितना हो जाता है? 1/3 से हटकर कितना हो जाता है? 1/6। तो माँ का हिस्सा यहाँ पर कितना होगा? 1/6। 1/6। होना 1/3 चाहिए था, लेकिन 1/6 हो गया। अब यहाँ लिखें क्यों हो गया? ड्यू टू 2 रियल ब्रदर। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एक ही भाई होता, यहाँ पे अगर एक ही भाई होता तो माँ का हिस्सा कितना होता? वन 1/3। बाई थ्री ही होता। ये रूल्स इंशाल्लाह धीरे धीरे याद हो जाएंगे, फिक्र ना करें, सब याद हो जाएगा। औलाद अगर है तो माँ का हिस्सा 1/6, औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3। लेकिन औलाद नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के, चाहे वो रियल ब्रदर हो, चाहे वो मैटरनल ब्रदर हो, चाहे वो पैटर्नल ब्रदर हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 और मोर हो, तो माँ का हिस्सा कितना हो जाता है? वो फिर 1/6 हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ही भाई हो, यहाँ पर एक ही होता, तो फिर ये 1/3 होता। अब चूंकि 2 हैं तो 1/6 हो गया। यहाँ पे वालिद साहब को क्या लिखेंगे? वालिद साहब ZF होंगे, क्या होगा? ZF प्लस रेसिड्यूरी। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। वालिद साहब ZF भी होते हैं, वालिद साहब ZF प्लस रेसिडुअरी असबाबी होते हैं, और वालिद साहब केवल असबाबी होते हैं। तो जब औलाद मौजूद हो, किड्स मौजूद हो, तो वालिद साहब ZF तो होंगे, ये तो कंपलसरी है। लेकिन अगर किड्स में डॉटर, ग्रांड डॉटर मौजूद है, ग्रेट ग्रांड डॉटर मौजूद है, तो वालिद साहब असबाबी होते हैं। सन, ग्रांड सन,
ग्रेट ग्रैंडसन है तो वालिद साहब केवल यही। हो गया। माइक हर वक्त साले को चिलचिल चिलचिल करते रहते हैं। माइक बंद करें भाई प्लीज, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रहा है। बच्चों को दूर रखें, इस तरह की आवाजें नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, थोड़ा पेशेंस भी रखें सारे लोग। हाँ, तो डिस्कशन ये हो रहा था कि अगर औलाद में बेटा, पोता, पड़पोता है तो वालिद साहब ZF होंगे, यानी उनको 1/6 ही जाएगा। लेकिन औलाद में डॉटर, ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर है तो वालिद साहब को 1/6 भी जाएगा और असबा के तौर पे R भी जाएगा। लेकिन जब कोई औलाद ही नहीं है, नो किड्स, क्या कोई किड्स है हमारे इस सवाल में? कोई किड्स है यहाँ पे? नहीं। जब कोई नहीं सर। किड्स नहीं है तो वालिद साहब जो होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे केवल असबा बी नफसी होंगे, केवल रेसिडुअरी बनेंगे। वालिद साहब क्या बनेंगे? केवल रेसिडुअरी बनेंगे। वाइफ क्या बनेगी यहाँ पे? औलाद नहीं है, औलाद हो कि ना हो, वाइफ तो क्या होती है? हमेशा ZF ही होती है। वाइफ को कितना शेयर जाएगा? औलाद नहीं है, 1/4। 1/4। वालिद साहब को क्या जाएगा? R। R। अच्छा हुआ। फिर इनका क्या होगा, रियल ब्रदर का? ये इनको नहीं मिलेगा। ये भी ABN है, बट अगर हम कैटेगरी याद करें जो पीछे बताई गई थी, हु इज दी क्लोजेस्ट मरने वाले के, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्लोजेस्ट में कौन जाता है? मरने वाले का बेटा तो नहीं है, बेटी भी नहीं है, फादर मौजूद हैं और ब्रदर मौजूद है। तो ब्रदर असबा के अंदर तो है बट उसकी कैटेगरी तीसरे नंबर की है, तीसरे दर्जे का है। वालिद साहब दूसरे दर्जे का है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ये भी लिख लें कि भाई ये जो ABN है ये C1 कैटेगरी का है, सॉरी C2 कैटेगरी का है, और ये C3 कैटेगरी का है। तो इसको नहीं जाएगा चूंकि क्लोजेस्ट जो हो गया मरने वाले के वो वालिद साहब हो गया। तो नो शेयर ड्यू टू फादर, नो शेयर ड्यू टू फादर। वालिद साहब की मौजूदगी में किसी भी तरह के, नॉट रियल, किसी भी तरह के भाई बहन को, रियल हो, मैटरनल हो, पैटर्नल हो, किसी को नहीं जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में पहला स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी कैटेगरी है, कितने शेयर्स हैं। अगर आपने इसी ढंग से निकाल लिया तो बाकी सारा निकल जाता है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे टोटल शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स या ZF। तो यहाँ ZF में कौन बचता है? मदर बचती हैं और वाइफ बचती हैं। माँ का हिस्सा 1/6 है, वाइफ का हिस्सा 1/4 है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? कोई ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए? 12। 12, कोई भी बताए तो ये 6 से 12 काटेंगे, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ गया? 5/12 आ गया, यानी कुछ बच गया। तो अब जो बच गया वो किसको जाएगा? वालिद साहब को जाएगा। स्टेप नंबर 3 में ही हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में जाते हैं, 4 में पूरा हो जाएगा। शेयर ऑफ असबा बी नफ्सी ही, शेयर ऑफ असबा बी नफ्सी ही। तो असबा बी नफ्सी ही के अंदर जो शेयर बचा है किसके लिए बचा है? शेयर लेफ्ट फॉर फादर। आगे फिर हमें सिंटेक्स लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अगली क्लास से सब शॉर्टकट में काम हो जाएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग प्राइमरी लेवल पे आप किसी को सिखा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। तो 5/12 हो गया, ये 12 नीचे आ जाएगा, यही 12 यहाँ आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7/, इतना आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 में आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जनरली 4 स्टेप में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स हो गए। तो टोटल जो शेयर्स हो गए तो उसमें जो फादर है उसमें मदर है, उसमें वाइफ है। फादर साहब का चला गया 7/20, 7/12। अब जो असबा के जो हिस्से हैं वो कुरान में क्लैरिटी के साथ में नहीं है, वो हदीस मुबारक से मिल रहे हैं कि सबसे पहले जिनके फिक्स शेयर उनको दे दिया जाए, बाकी जो है उनके अंदर तकसीम कर दिया जाए जो कि रेसिडुअरी हैं।
तो यहाँ पे इसको चला गया, मदर को ये चला गया, और वाइफ को चला गया 1/8, सॉरी 1/4 चला गया, चूंकि औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, 1/4 चला गया। एल्शियम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये 7 ही होगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 12/12 हो गया। और परसेंटेज में करना है तो वही आपके पास फादर का ये 7/12 निकाल दिए, मदर का 1/6 हो गया, और वाइफ का 1/4 हो गया। 1/4 जो हो जाएगा 25% हो जाएगा, ये 16.67 हो जाएगा। और 7/12 का आपको निकालना पड़ेगा, मुझे भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 7/7/20 कर दीजिए, तो ये 58.33% इसको चला गया वालिद साहब को। तो 58.33% ये हो गया, 16.67% उनको चला गया, वालिदा को चला गया, और वाइफ का 25% हो गया। तो ये कुल देखेंगे तो आपके पास ये 100% आ गया। क्लियर यहाँ तक? कोई किसी को डाउट? अभी 10 मिनट और है हमारे पास, एक दो सवाल और हो सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को, कोई समझ नहीं आ रहा हो, या मैं फास्ट जा रहा हूँ तो अपने आप को स्लो करूँ? जी, नॉर्मल है सब? नहीं सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त। बस अल्लाह हमको फहम दे। हाँ देखिए, दो चीज़ें करनी है। एक तो लर्न करना है, सीखो और सिखाओ, ये एक फेज हो गया, ये तो हम कर पा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे भी विंग्स बनाने चाहिए। अब हम, हमारी जो मस्जिद है उसके जो मेंबर्स हैं, जो कमेटी है, वो पावरफुल लोग होते हैं, ताकि फोर्सफुली जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसका मेरा एक प्रोग्राम अभी हुआ था एक चैनल के ऊपर, एशिया टाइम्स में। तो मैंने वहाँ पे बात रखी थी कि जब किसी की मौत हो जाती है तो हर मस्जिद से ऐलान होता है कि फलां की मौत हो गई है, जनाजे इस वक्त होगा। लेकिन अगर उसमें दो तीन पॉइंट्स ये रख दिए जाएं, 15 सेकंड का ही वक्त नहीं लगता, कि भाई फला साहब की डेथ हो गई है या किसी की भी डेथ हो, सबसे पहले उनका कफन दफन किया जाएगा, फिर उनके ऊपर कुछ कर्ज है, कर्ज की अदायगी की जाएगी, उनकी कोई विल है, विल एग्जीक्यूट की जाएगी, इन तीन एक्सपेंस को निकालने के बाद तरके की तकसीम की जाएगी। और अगर हम ऐसा करें, कमेटी बना लें कि एक फॉर्म बना दिया जाए मसाजिद में, जब कभी भी कोई शख्स आए कि वालिदा की डेथ हो गई, वालिद की या भाई की हो गई, उनको एक फॉर्म दे दिया जाए कि भाई ये फॉर्म ले जाएं, और 2 दिन के बाद मस्जिद में ला के जमा करें कि जो साहब मरे हैं उनका नाम क्या है, और उन्होंने अपने पीछे किस किस को छोड़ा। हम एक लिस्ट बना के रख दें, पहले से टिक करके ला के दे दें, बेटा बचा है, बेटी बची है, कितनी बीवियां हैं, कितने बेटे हैं, कितनी आपके पास बहनें हैं। ये लिस्ट मस्जिद में आ जाएगी, वहाँ पे एक कमेटी हो उलमा इकराम की, जो क्या करे, तीसरे चौथे दिन जाके उनके घर पे जाए और उनको इतना बताकर आ जाए। ये हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई कितना आपके पास मालूमता है, हम इतना बताकर आ जाए कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है, जो साहब की डेथ हो गई है, उनकी प्रॉपर्टी के इतने हिस्से जाएंगे, इतने हिस्से जो है वालिद को जाने हैं, इतने माँ को जाने हैं, इतने बीवी को जाने हैं, या परसेंटेज में ये जाना है। इतनी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतनी हम करके चले आए। क्योंकि इस्लामी कोई निज़ाम है नहीं जहाँ पे हम रह रहे हैं, और जहाँ पर है भी तो वो कौन सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें इतना अगर हम ये कर देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, कि एटलीस्ट इतना तो हमने खैर किया। क्योंकि एक वो पार्ट है जो कि दुनिया से उठता जा रहा है, इसको इंशाल्लाह सीखेंगे सिखाएंगे तो बहुत कुछ अजर मिलने वाला है। तो इसमें कोशिश कीजिए जहाँ जहाँ पे भी आप वर्ल्ड में मौजूद हैं, कि इस तरह का प्रोविजन कीजिए, एक फॉर्म बनाइए, जब किसी की डेथ हो जाए तो कमेटी के लोग जाएं और उसके घर पे जाके बताएं, इमाम साहब के साथ, मुफ्ती साहब के साथ जाके, कि भाई इस तरीके से बंटवारा होना है, वो अपनी ड्यूटी खत्म कर दे। अगर वो नहीं करते हैं, वो अल्लाह ताला उनको देखेगा। हम अपनी तरफ से तो पूरा कर दें, और अगर इफ़ यू हैव दी पावर तो फोर्सफुली करवाना चाहिए। बात समझ आ गई? सर सबसे पहले तो अपने अपने घरों में देखें, क्योंकि ये तो जहाँ से अगर इस नजरिए से देखिए तो जी, कहीं कोई सही बंटवारा हो ही नहीं रहा है। हाँ हुई। जैसे अब मैं अपनी बात करूं, मैं 2 मिनट लेता हूं आपको समझाने के लिए कैसे मुझे शौक पैदा हुआ, कैसे नहीं हुआ। मैं जो रहा अपनी नानी के घर पे रहा जब मैं 2 साल का था, और मेरा जो छोटा भाई है वो फार्मासिस्ट है, वो भी साथ में रहा। 10th क्लास के बाद हम दिल्ली आ गए, वो सऊदी चले गए, मैं कुवैत आर्मी के अंदर चला गया। पीछे नानी की डेथ हो गई तो नानी एक वसीयत लिख कर चली गई कि जीते जी मकान की मैं मालिक हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे नवासे मालिक हैं। अब 22 साल तक सब यही मानते रहे कि प्रॉपर्टी तो नवासा नवासी की है। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया
2015 से। तो मैंने घर वालों को कहा कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि मेरी वालिदा मौजूद हैं, मेरे नाना भी मौजूद हैं, और मेरी नानी के 5 भाई भी मौजूद हैं। इसमें मेरी माँ को 1/2 जाना चाहिए था, मेरे नाना को 1/4 जाना चाहिए था, और जो बचेगा 1/4 वो नानी के 4 भाइयों में जाना चाहिए था। और हमें जो विल नानी कर गई हैं वो ला इल्मी की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन वसीयत जो नाफिस होगी 1/3 पे होगी। तो 1/3 निकालने के बाद जो 2/3 बचेगा, उसमें से 1/2 मेरी माँ का है, 1/4 मेरे नाना साहिब का है, और जो बचेगा वो 1/4 2/3 का वो फिर उनके भाइयों को जाएगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 22 साल के बाद समझाया, लोगों को, वालिदा को समझाया, और जब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए तो 22 साल के बाद बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। फिर उनकी औलादों को ढूंढा, उनको जाके दिया, किसी के 4,000 रुपये के हिस्से में आए, किसी के कुछ हिस्से में आए, किसी के 6,000 आए। वो नहीं ले रहे थे, उनको सूरह निसा बैठ के दिखाई गई कि भाई देखें इसमें हिस्सा इतना बनता है, इतना इतना आपका है। तो इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये फैसला किया गया। फिर नाना साहब की डेथ हुई। तो फिर नाना साहब की जब डेथ हुई तो नाना के कोई लड़का नहीं है, केवल मेरी माँ थी। नाना के जो भाई थे पहले ही दुनिया से जा चुके थे, ना उनकी औलादें मौजूद थीं। तो अब नाना की डेथ के बाद मेरी माँ बचती है, तो 1/2 मेरी माँ का हिस्सा होगा, चूंकि बेटी है। अब 1/2 कहाँ जाएगा? वो मेरे जो नाना है, नाना की जो बहन थी उनका हिस्सा था, लेकिन नाना की जो बहन थी उनकी भी डेथ हो चुकी है। उनके 2 बेटे थे और 5 बेटियां थी। अब उनके बेटे बेटियों में से भी एक बेटी की डेथ हो चुकी है, फिर उनके बच्चे। तो जितना लंबा आप करते हैं उतना डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ ढूंढ के जाके देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो काम किए गए, इससे फिर जहन जो है और खुलता चला गया। तो जैसे अभी आपने कहा कि भाई पहले घरों में देखना चाहिए, तो बिल्कुल 100% करेक्ट है कि एटलीस्ट हम ये देखें कि हमारे घरों में अगर नहीं हुआ है, किसी ने काबिज कब्जा कर लिया है, तो उसको समझाएं और इस्लाह करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे इसको करेंगे तो ये जो नॉलेज आगे इंशाल्लाह बढ़ेगी और लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं अभी। सॉरी, एक बात सिर्फ पूछनी है, अगर जी जी फरमाएं। तो इसे रेलिवेंट ये है कि जिस तरह से अगर बाप की डेथ हो जाती है और जैसे बहनें हैं, जैसे वो फिर बहनें लिख के दे देती हैं कि ये हमारे भाइयों को ही जाए और हमें नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं ठीक कि ऐसा हो सकता है। सॉरी, लेकिन ये क्वाइट कॉमन एक चीज है कि हाँ, जो देखें, एक एक रिवाज ये पैदा हो चुका है। मैं ये कहता हूँ, जब मेरे पास ये सवाल इस तरह के आते हैं, हमें कोई ऐसा भाई दिखाइए जो ये कहे कि मैंने अपना हिस्सा माफ कर दिया है, अपनी बहन को दे दिया है, ताकि मैं भी उसको रेस्पेक्ट कर सकूं। ऐसा कोई भाई नहीं मिलेगा आपको दुनिया में, इल्ला माशाल्लाह। हाँ जी, ऐसा ही है। बहनें इसलिए कर देती हैं कि वो बेचारी किसके घर जाएंगी। फिर एक रिवाज है कि अगर किसी बहन ने ले लिया तो घर के लोग ताना देंगे। तो अब ताना दें या कुछ दें, हर एक का हक बनता है। अल्लाह ताला ने जब फिक्स कर दिया, हर एक का हिस्सा फिक्स कर दिया है। ये हिस्सा जो है अगर आप देखते हैं, योसी कौमुल्ला है, फरीदा तम मिनल्ला है, वसिया तम मिनल्ला है। 3 पार्ट कहे गए हैं। फरीदा तम मिनल्ला है, वसिया तम मिनल्ला है, योसी कौमुल्ला है। तो जब अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो इट्स ए काइंड ऑफ गिफ्ट। ऐसा नहीं है कोई बंदा गरीब होगा तो उसको हिस्सा जाएगा, चाहे वो कितना भी अरबपति खरबपति हो, उसका शेयर है इनहेरिटेंस के अंदर। तो उलमा इकराम ये कहते हैं कि सबसे पहले जिसका जो शेयर मिल रहा है उसको दे दीजिए। और आज की डेट में तो बड़ा आसान सा काम है, किसी का ही पेटीएम नंबर है, ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने के बाद फिर आप अपनी बहन से मांगिए, 8-10 दिन के बाद देखते हैं आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा ना, जो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ जी, मैं मेरी वाइफ मेरे से कहे जी एक काम करें, आप बड़े अच्छे हैं, इनहेरिटेंस पढ़ाते हैं, आप आज ईशा की नमाज मत पढ़ें, मैं पढ़ लूंगी आपकी जगह, अदा हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्ज है ना। तो जैसे उधर फर्ज है, ऐसे ही हुकूकुल इबाद के अंदर ये आपके पास फर्ज है, फरीदा तम मिनल्ला है। तो जब तक फर्ज अदा नहीं करोगे नहीं होगा। तो बेटर इज दैट हमें करना चाहिए और बहनों को हक छीन के लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत जज़ाकल्लाह की बात, इसमें खैर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कहा है फर्ज है तो है, बात खत्म हो गई। अच्छा 5 मिनट और रहते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर एक सवाल है फरमाए। जी। तो बहन का हिस्सा दे दिए और भाई लोग जो है अपने वालिद साहब के जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए उसके अंदर से अभी डिवीजन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो सब एक जगह है, एक जगह इन द सेंस वो अपने अपने कंट्रीज में, मतलब कई जगह पे दूसरे जी दूसरे कंट्रीज में सेटल है। जी 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 तो समझ। उनके वालिद साहब जो
छोड़ के गए प्रॉपर्टीज को भी डिवाइड नहीं करना चाहे, तो अब ऐसे समझ सिचुएशन में जी क्या समझ सही रहेगा? जी समझ गया आपका क्वेश्चन। ये है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, राइट, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई भाई किसी कंट्री में रहता है, कोई कहीं रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, अगर उसको डिवीजन किया जाए, उसको बेचा जाए, तो सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे, राइट। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली जी जी। दिल्ली में या मुंबई जैसे शहर में अगर आप रहते हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ है, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, और एक उसने अपने जो है वालिद साहब को छोड़ा हुआ है, यानी मरने वाले के वालिद मौजूद हैं, मरने वाले की बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी 8वीं 10वीं क्लास में भी नहीं है, बेचारे किसी लायक नहीं है। अब अगर उसको बेच दिया जाए, तो बेचने के बाद बीवी को हिस्सा उसको दे दिया जाए, बच्चों को दे दिया जाए, उसके फादर को दे दिया जाए, तो फिर तो कुछ रहे ही नहीं। तो इस्लाम ये तो नहीं चाहता। तो अब तरीका क्या है उसका, देखिए समझ लीजिए। सवाल अगले हफ्ते कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ये डिस्कशन आ गया तो इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा, वाइफ बची है, फादर बचे हैं, और फॉर एग्जाम्पल एक सन बचा है, हस्बैंड की डेथ हो गई। अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट अगर करें तो उसका कोई रिजल्टेंट नहीं निकलने वाला है। तो उसका एक सॉल्यूशन है जो उलमा इकराम ही कहते हैं, जो संजीदा उलमा इकराम है, कि हम क्या करें कि एक पेपर बनाएं, स्टैम्प पेपर, उसके ऊपर ये लिख दें कि अनवर की डेथ हो गई है, उसके वालिद मौजूद हैं, उनका नाम ये है, उसकी वाइफ मौजूद है, उसका नाम ये है, उसका बेटा मौजूद है, उसका नाम ये है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, इस घर के अंदर, जो कि 100 स्क्वायर मीटर का है, वालिद साहब का जो हिस्सा है वो 1/6 है, वो केवल 16.67% के मालिक हैं। वाइफ इस घर के अंदर 1/8 औलाद की मौजूदगी में, यानी 12.5% की मालिक है। और अब जो बचा, जो बेटे का बचा, 1/6 को अगर आप जोड़ लीजिए और 1/8 को आप जोड़ लीजिए, कितना आया एल्शियम? 24। 6 4 जा और 8 3 जा, कितना आ गया? 11/24। आर कितना बचा? आर कितना आएगा? 1 - 11/24 कितना आ जाएगा? 24। 24 - 11 कितना आ गया? 13/24। अब 13/24 करते हैं तो कितना आता है? तो 13/24 कर दीजिए, कितना आ गया? 13/24, ये आ गया 50, ये आ गया 13/24, ये आ गया 54.16। तो 54.16% प्लस 12.5% और 16.67%। गलत हो गया कुछ? सर 4+3/24 = 7/24 होना चाहिए था, नॉट 11/24। अच्छा, कुछ गलत हो गया, हाँ कुछ गलती हो गई, बोला करें जब गलती हो जाए तो। ये हो गया 7, तो जब 7 हो गया तो ये कितना हो गया? 7y हो गया, और ये 7 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा, राइट। ये 7 है, तो 17/24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज आया? 17/24। तो 17/24 जो आ गया वो 70.83 आ गया। तो 70.83 प्लस 16.67 प्लस 12.5, तो ये कितना हो गया? 100% हो गया। तो अब क्या किया जाए कि एक पेपर बना दिया जाए जिसमें लिख दिया जाए कि फादर का शेयर इस प्रॉपर्टी में इतना है, वाइफ का इतना है, सन का इतना है। वेन एवर दिस प्रॉपर्टी विल सेल आउट, वो 10 साल के बाद भी अगर सेल होती है, तो उसका परसेंटेज तो चेंज नहीं होगा ना, अमाउंट चेंज होगा। उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और जब फीजिबल हो तो उसको इसका हिस्सा दे दिया जाए। दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि भाई यहां पर जो है, इसकी डेथ के बाद ये वाइफ क्या कंपलसरी है उसी घर में रहेगी? जी, इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग क्या ये कंपलसरी है वाइफ? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है।
ये दूसरी शादी कर सकती है, ये बेटा कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। अब अगर वाइफ जाना चाहती है, उसका शेयर दे दिया जाए, ये ससुर साहब दे सकते हैं उसके जितनी है। अब ये और ये एक साथ रह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये बेटा बड़ा है, ये अपने, ये चूंकि दादा बन गए आपके पास मरने वाले के, क्योंकि मरने जो मरा है वो फादर है और ये मरने वाले के फादर हैं, तो ये इनको इनका 16.6%, 16.67% का अमाउंट दे दे और सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर में ले ले। तो मल्टीपल प्रोविजन हो सकते हैं। देखिए, एक है कैलकुलेशन करना, एक है पढ़ाना। ये सारे जो मसाइल हैं ये अपने घर के मसाइल हैं, जितने लोग संजीदा होंगे उतनी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये कोर्ट कचहरी में कभी सॉल्व नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बेटर तरीका है कि हम एक डॉक्यूमेंट बना लें, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी वालिद साहब को भी दे दें, वाइफ को भी दे दें, सन को भी भेज दें। अब नो बडी कैन सेल आउट दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि सबके पास पेपर मौजूद हैं जो कि स्टैम्प पेपर के ऊपर है। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है वाइफ बेच के चली जाए, हो सकता है बेटा बेच ले, हो सकता है ससुर साहब बेच लें, कुछ भी हो सकता है। आपके पास इसके ये मरने वाले के फादर बेच लें। तो बेटर इज दैट कि हम उसका एक डॉक्यूमेंटेशन कर दें, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी भी दिन के बाद हो, मौत के 2-4 दिन के बाद ही ये पेपर्स बना देना चाहिए। रफली पेपर बन जाए, घर वालों के सिग्नेचर हो जाएं सबके और सबको दे दिया जाए। उससे 2-3 चीजें हो जाएंगी। जो लोग डेथ के वक्त रिलेशन में आए थे उनको भी ये अवेयरनेस मिल जाएगी, भाई इस तरीके से होता है और ऐसे होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। क्लियर है भाई? और कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है सर। तो आज के लिए मैं ख्याल से यहीं स्टॉप करते हैं। कुछ सवाल हमने होमवर्क के लिए कितने सवाल दिए? होमवर्क के लिए 2 ही दो क्वेश्चन। दो 2 सवाल है। तो अब तीसरा 4 और 5। आप 4 और 5 और 7 भी कर लीजिए, पूरा हफ्ता है राइट। 7 भी कर लीजिए, ट्राई कीजिए, ये भी हो जाएगा। वाइफ ZF है, औलाद मौजूद है, तो औलाद की मौजूदगी में वाइफ का कितना होगा? मदर मौजूद है, औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कितना होगा? तो इसका हिस्सा 1/6 होगा, वाइफ का हिस्सा 1/8 होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बचता है बेटा बेटी में चला जाएगा। तो इसको बेटर इज दैट जो लॉन्ग प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि आपने लोगों को सीखना है और सिखाना है। कोशिश ये कीजिए, पूरा हफ्ता होता है, जितना आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते में अपने मोहल्ले के इलाके के लोगों में सिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरे अकेले से काम नहीं होगा। मैं 2015 से कंटिन्यू उसके अंदर हूँ, इतना वक्त हो चुका है। 2017 से मैं क्लास ले रहा हूँ और अभी तक 14th बैच चल रहा है, यानी साल में तकरीबन 3 बैच ख़त्म होते हैं। तो जब आप सीख लें तो लोगों को सिखाएं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास बैच ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और क्वेश्चंस जो हैं जो आज भेजना चाहें आज भेज दें, करके कल भेजना है, पूरा हफ्ता है, सुकून से भेजें। जिन लोगों को डाउट्स थे आई थिंक वो भी क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप फिर कर लें। जी बोलें, कुछ कह रहे थे? सर वो क्वेश्चन कहाँ से देखने हैं? ये 457 बुक कौन सी बुक है? हाँ, कुछ ये वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे सिलेबस भी वही है पूरा का पूरा। कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिलेबस दे दिया है। ये IIRC.org के ऊपर मैंने सिलेबस अभी आपको फॉरवर्ड किया है। मैं इसी सिलेबस को ले लेता हूँ। यहाँ पे ये जो यहाँ था, यहाँ पे मैंने सिलेबस फॉरवर्ड किया है अभी आपको। ये है सिलेबस, यहीं पे क्लिक करेंगे सिलेबस पे चले जाएंगे आप। ये पूरा सिलेबस आ गया, इसमें से हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। कोई अगले वाले भी करना चाहता है, अल्लाह ताला ने फ्री टाइम दिया है आपको, तो आए करने की कोशिश करें, वो मैं चेक करता रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो बुक है, बुक आप यहाँ से इसमें यहाँ से फाउंडर में जाने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जाने के बाद फाउंडर और इसमें जाने के बाद यहाँ पर ये वाली बुक है मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो एक साइड से इधर इंग्लिश में है और उधर से पीछे अगर बैक में जाएंगे तो वो उर्दू के अंदर है। दोनों तरीके से दे दिया गया है। सर हार्ड कॉपी तो अवेलेबल होगी ना मार्केट में? नहीं, मार्क इसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए, 9 पन्नों की तो किताब है। अभी आप आस अच्छा पास होते तो हार्ड कॉपी तो मैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि हम ये किताबें फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सारी की सारी। जब कभी भी किताबें प्रिंट होती हैं तो हम आप लोगों की तरफ रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि भाई दो तो इस चीज़ को सीखने के बाद 2 तरीके हैं मिशन को आगे प्रोपेगेट करने के, कि ये PDF फ्री हैं, यहाँ पे सारी पढ़ी हैं।
हर एक को परमिशन है, जितने लोग क्लास में, कि इसका कॉपी करें, ले लें और इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे उसको सेल करें आप लोग, चाहे उसको प्रिंट आउट करा के फ्री में इसको दें। बट अब जब इसको प्रिंट आउट कराने जाते हैं 2-4 किताबों को, तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। जब हम प्रिंट कराते हैं तो हम तकरीबन 1,000 किताबों की प्रिंटिंग कराते हैं। जब भी प्रिंटिंग होती है तो 1,000 किताब जब प्रिंट कराते हैं तो एक किताब की कॉस्ट केवल 10 रुपये आती है, और 10 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो जब कभी भी किताबें ख़त्म हो जाती हैं तो कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, जो स्टूडेंट पढ़े होते हैं, जो लोग संजीदा होते हैं। तो जो संजीदा नहीं है वहाँ भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि किताबें प्रिंट होने जा रही हैं। अब दो तरीके हैं कि भाई, या तो अगर आप दिल्ली के सराउंडिंग में रहते हैं तो आई डोंट हैव द टाइम कि मैं किसी को पोस्ट करूं, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो आईटी का फील्ड में बिजी रहता हूँ सुबह से शाम तक। फिर आईटी का दिन केवल खाली होता है। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई, अगर आप, एड्रेस मेरा मौजूद है इसके ऊपर, कोई यहाँ से आके जो आपने किताबें प्रिंट कराई हैं, आपने अगर 100 रुपये दी तो 10 किताबें आप ले जाइए ऑफिस से आके, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, या आप इसको खुद से प्रिंट करा के आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे भी आप चाहते हैं। आपकी बढ़ना चाहिए मिशन, कहने का मतलब है। इसमें कॉपीराइट लिखा तो होगा लेकिन कॉपीराइट नहीं है। वो इसलिए लिख दिया है कि ताकि पब्लिशर इसमें उल्टा सीधा चेंज ना कर दे। तो बाकी ये है कि आप लोग इसको प्रिंट करें और आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वो नहीं असल, सही है सर, मस्जिद मस्जिद में जैसे बांट दें तो हाँ अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए, मुंह से कहने पे तो पिटने का खतरा है, क्योंकि सब लोग हाँ तो इस मामले में सही है नहीं किसी के हालात। हाँ तो सब लोग पहले पढ़ें समझें। हाँ, देखिए उसका तरीका ये, जैसे जैसे हम करते हैं उसमें आपको हंसी भी आएगी जो मैं कहूँगा। हम जो प्रोग्राम करते हैं, हम क्या करते हैं कि जाड़ों का मौसम है, मुस्लिम लोग हैं इस बैच के अंदर, कुछ नॉन मुस्लिम भी लोग हैं, स्टूडेंट मौजूद हैं जो चल रहा है आपका। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों का एक प्रोग्राम रखते हैं, दावत का। दावत का प्रोग्राम रख दिया 10 लोगों का। पहले हमने उनको चाय सर्व कर दी। अब चाय जब सर्व कर दी तो मुझे लोग बुला लेते हैं, बोर्ड पे खड़ा कर देते हैं। पहले से इनविटेशन चला जाता है, भाई खाने की भी दावत है। तो अब चूंकि खाना खाना है, तो खाना जब खाना है तो अक्सर लोग कुछ खाने की वजह से रुक जाते हैं। तो 1 घंटे के अंदर जो पहली क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, पहली क्लास फर्स्ट लेक्चर, वो कवर्ड हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अगर आप मस्जिद में बाहर गेट पे अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये यूजलेस है, इतना भी सुन लें। इसको लोग ले जाके अलमरा अलमरा जी में, हाँ, बाहर ही फेंक देंगे। हाँ, उसका तरीका ये जी बेस्ट, सर। द बेस्ट वे बिल्कुल। इज कि आप इसको 3 महीने लर्न करें। जिन सराउंडिंग में आप जानते हैं, या जिन फैमिली, अपने फैमिलीज के लोगों को, जो सिंसियर लोग हैं, क्योंकि सारे लोग सिंसियर भी नहीं होते, जो सिंसियर लोग हैं उनको बुलाइए दावत पे, प्रोग्राम रखिए, और जो जिसने सीख लिया है वो एक बोर्ड लगाओ और वहां पे डिस्कशन कर लें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। मस्जिद की जो कमेटी है वहाँ इमाम साहब से मिलिए, कमेटी के लोगों से मिलिए, वहां पे एक प्रोग्राम कंडक्ट कीजिए, वहां बांट दीजिए। तो मेरे इस तरह के प्रोग्राम हो रहे होते हैं सारे एक सारे। तो प्रोग्राम की कुछ जो तस्वीरें हैं वो मैंने आपको यहाँ दिखाई भी थी, क्योंकि सारी अभी अपलोड नहीं हो पाई हैं। यहाँ गैलरी में अगर जाते हैं तो इस तरीके से कुछ प्रोग्राम हो रहे होते हैं। जैसे ये प्रोग्राम हुआ मेवात के अंदर, तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हैं जो कि मेवात से आए हुए थे। उन्होंने ये वाला प्रोग्राम करवाया। ये हैं एसीपी उस्मान खान साहब हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हैं। तो इन्होंने प्रोग्राम कराया मेवात के अंदर जाके। ये मैं रहा, ये एक कुलीग रहे मेरे साथ में। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रोग्राम हुआ जो कि हिमालय जो ड्रग्स के जो ऑनर हैं, डॉक्टर फारूक साहब, ये डॉक्टर फारूक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ ये प्रोग्राम किया गया, ये मैं रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोग्राम हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किया। ये आईजी हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए थे, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमने बुक्स किया। जो मेरी एक बड़ी बुक है, एक मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से है, जो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उन किताबों को जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो जो रिजल्ट्स हमें चाहिए था वो रिजल्ट्स नहीं मिला। यानी जो किताबें हैं वो अलमीरा में जाके रख गई। तो हमने आगे से फिर ये कोशिश की कि हम क्या करें, पहले लोगों को सिखाएं। जो सीखेंगे वो संजीदा रहेंगे, वो कुछ काम कर सकते हैं। केवल किताबें बांटने से काम नहीं हो सकता है, केवल किताबें बांटने से कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एक ये बाकी बुक तो यहाँ पे मौजूद हैं, चूंकि ये पतली पतली पीडीएफ है। ये मैंने एक पीडीएफ, ये बुक लिखी थी अपने, मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आप जब आप सीख लेंगे तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें। कि फर्ज कर लिए मेरी आज रात में डेथ हो जाती है, मेरे शौहर मौजूद हैं या मेरी वाइफ मौजूद है, मेरे इतने बच्चे हैं, अब मेरी इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी माँ है। अगर मेरी आज डेथ हो गई
क्योंकि हर रोज जो नींद आती है वो एक डेथ का ही आपके पास नमूना है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो मैंने 19 केस स्टडी लिखी है, तो ये बुक आप यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से फार्मूले बना के रख दिए हैं। मेरे मरने के बाद जितनी प्रॉपर्टी होगी लोग वहाँ पे अमाउंट फिट करके और वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नहीं करेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। मैंने अपना यहाँ पे बना के रख दिया है। तो यहाँ पे एक बुक है ये वाली, मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसका पीडीएफ देने की हमें परमिशन नहीं है क्योंकि ये पब्लिशर के साथ में एक बड़ी बुक है, ये 500 पेज के ऊपर बेस्ड है और इसमें तकरीबन 200 कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप वहाँ से ही मंगा सकते हैं और आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं जिसको चाहते हैं। तो ये आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, बट पहले सीख लीजिए। माय रिक्वेस्ट इज पहले सीखें, सीखने के बाद सारे काम करें। बिना सीखे डिस्ट्रीब्यूशन भी ना करें किताबों का, क्योंकि आप किसी को सिखाएंगे तो आसानी होगा। दूसरा ये कि इंशाल्लाह। मैंने आपको 2 चीज़ें और दी थी, कल इसी ग्रुप में डाली हैं आपके, जिसमें मैंने एक फोल्डर तो ये दिया है तकसीम विरासत की अहमियत उर्दू के अंदर, और एक ही कैलकुलेशन दिया है मैंने। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये छोटे छोटे होते हैं, इनको तकरीबन आप इसको मैंने पूरा दे दिया है। आज की डेट में डिजिटल प्रिंटिंग होती है, राइट? डिजिटल प्रिंटिंग में वो फिल्म नहीं बनानी पड़ती है। तो आप जहाँ पे इस इलाके में रहते हैं उसको कहें, ये 1 रुपए का एक पेपर पड़ जाता है। ये आपके पास एक पेपर ये हो गया, यानी A4 साइज पेपर है, उसके 3 फोल्डिंग कर दी गई है। ये भी एक 4 साइज पेपर है, इसकी भी 3 फोल्डिंग कर दी गई है। यानी एक A4 साइज पेपर के अंदर ही बैक और फ्रंट के ऊपर किसी भी पब्लिशर के पास जाके कहें भाई हमें 4,000 कॉपी प्रिंट करवानी है, तो 4,000 जो कॉपी हैं जब आप प्रिंट कराओगे तो एक कॉपी 95 पैसे की, कहीं 80 पैसे की, कहीं मैक्सिमम 1 रुपए की पड़ जाएगी। यानी 4,000 रुपये में 4,000 फोल्डर आपके पास आ गए, ये वाले और ये वाले भी आपके पास आ गए। इसको आप ये कर सकते हैं कि मस्जिद के अंदर रख दें इमाम साहब के पास, भाई किसी की अगर डेथ हो जाए तो ये एक फोल्डर पकड़ा दें। 1 रुपए का एक फोल्डर है, ये पता नहीं कितना बड़ा काम कर सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मेरा एक फोल्डर पड़ा हुआ था ये इधर दिल्ली के अंदर जमात इस्लामी के लाइब्रेरी के अंदर। वहाँ एक वकील साहब ने इसको देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो प्रोफेसर थे जीडी गोनिका के अंदर, तो वो मेरे स्टूडेंट भी बने। तो इस तरीके से छोटा छोटा इंशाल्लाह काम कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, वो करना शुरू कर दें। इसका प्रिंट आउट करवाएं कलर, और इसको मसाजिद में रखना शुरू कर दें। इंशाल्लाह क्वारीज आनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे आप नंबर डाल दें, मेरे मेरे नंबर की जगह पे अपना नंबर डाल दें, फिर अटैच करवा दें इसके अंदर, वो मॉडिफिकेशन कर देगा जो भी एडिटिंग वाला होता है, और अपने इलाके में कराना शुरू करें। ठीक है, तो आज क्लास इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, काफ़ी देर हो गई है, 11:45 बज गए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला सर। जजाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।